नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, जहां सनातन विवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने राहुल और पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर निशाना साधा है और कहा है कि संतों को बदनाम करना सबसे घटिया हरकत है, सबसे घटिया और क्रूर काम है। सनातन विरोधी मानसिकता का आरोप विपक्ष पर अब पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगाया गया। सनातन धर्म के कथित अपमान के आरोप में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि संतों को बदनाम करना सबसे घटिया हरकत है। मैंने पहले भी ये कहा था कि पप्पू यादव और पप्पू गिरोह लगातार सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के समय उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसमें कोई उपस्थित नहीं रहा, उस आयोजन में कोई नहीं आया और आज वे हमारे संत समुदाय को बदनाम करने के लिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इससे सनातन धर्म के प्रति उनकी असली मानसिकता उजागर होती है। देखिए, पूरे प्रकरण में कहीं भी जो है हमारे साधु समाज के लोगों का कहीं कोई कहीं पर कोई इस प्रकार की बात नहीं आई। और ये ठीक हमारे संतों को, जो हमारे भगवा वेशधारी हैं, संत हैं, अपना पूरा जीवन जो धर्म के नाम पर समर्पित करते हैं, उनको बदनाम करना, इससे निम्नता कुछ नहीं हो सकती है। और मैंने तब भी कहा था, ये पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों मिलकर ये सनातन को लगातार बदनाम करते रहे हैं। पहले भी इनके द्वारा एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए कभी सनातन को इन्होंने मलेरिया कहा, कभी डेंगू कहा, कभी इन्होंने वायरल फीवर कहा, तमाम प्रकार से सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया। जब राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर का इन लोगों को न्योता दिया गया, ससम्मान निमंत्रण दिया गया, लेकिन कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ। और आज ये इस प्रकार से हमारे संत समाज को, हमारे महात्माओं को, संतों को बदनाम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनकी देश के सनातन के प्रति, हमारे साधुओं के प्रति, महात्माओं के प्रति किस प्रकार की सोच है, ये सामने आ रही है। इधर जन जन की सरकार पर सीएम धामी ने बयान दिया है। सरकारी सेवाएं अब लोगों के द्वार तक पहुंच रही हैं। 65 लाख से ज़्यादा लोग अभियान से जुड़े हैं। 60,000 से ज़्यादा शिकायतों का समाधान हो चुका है, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने इसकी सराहना की और इसकी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य संपूर्ण सरकारी प्रशासनिक तंत्र को जनता तक पहुंचाना है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसमें उन लोगों को प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, और ये सुनिश्चित करना कि लोगों को विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। ये दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों को उनके घर के दरवाजे पर ही सुविधाएं प्रदान करता है। और अब तक दोनों फेसेस में, दोनों चरणों में 65 लाख से ज़्यादा लोग भाग ले चुके हैं और ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ रही है। 60,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को उनकी शिकायतों का मौके पर ही समाधान प्राप्त हुआ है। तो इस योजना के लाभ के बारे में और इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। जन जन की सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को उनके घर के पास, उनके गांव के पास सरकार की सारी जो प्रशासनिक मशीनरी है वो मिले, वो उनकी समस्याओं का समाधान करे। जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने उनके सर्टिफिकेट बने, जिनको बहुत सारी भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिलाएं। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इन सब से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों का उनके घर के पास में ही हल हो, लोगों को दूर न जाना पड़े, साधन संसाधन खर्च न करने पड़े। और जो हमारे अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास इतने व्यवस्था नहीं है कि वो देहरादून आ सकें, जिला मुख्यालयों में जा सकें, तो उनको वहीं पर सुविधा मिल रही है। और अभी 6.5 लाख से ज़्यादा दोनों चरणों में मिलाकर लोग अभी तक इसमें भाग ले चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा लोगों का जो है मौके पर ही उनको समाधान भी मिला है। जन जन की सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को उनके घर के पास,
उनके गांव के पास सरकार की सारी जो प्रशासनिक मशीनरी है वो मिले, वो उनकी समस्याओं का समाधान करे। जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने उनके सर्टिफिकेट बने, जिनको बहुत सारी भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिलाएं। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताया, जहां भर्ती घोटालों पर सीएम धामी ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा आरोपी जेल भेजने का दावा, नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लागू किया गया, ये उनकी ओर से कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा अपने बयान में कि उत्तराखंड में नकल और भर्ती घोटालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और कड़ा कानून भी बनाया गया है। सीएम धामी ने दावा करते हुए कहा है कि राज्य में सभी भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हुई, जबकि विपक्षी दलों पर युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। एक बात बिल्कुल बहुत स्पष्ट हो गई कि जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं उन सभी राज्यों में जहां भी नकल हुई उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। और मैं तो उत्तराखंड की बात करता हूं, तो उत्तराखंड में हमने ऐसे 100 नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उनको जेल में डाला, नकल का कानून लाए और भर्तियां जो कैलेंडर था उसके अनुरूप पूरी तरह से संपादित हुई, पूरी तरह से पूरी हुई। वहीं जो ऐसे राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, पंजाब हो या अन्य राज्य, पहले उत्तर प्रदेश में भी 2012 से लेकर 2017 हो, उसमें बड़े पैमाने पर भर्तियों में गड़बड़ियां हुई, नकल के मामले आए, आयोग हर संदेह के घेरे में आ गए, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और इन लोगों ने, जो प्रतिपक्ष के लोगों ने मुद्दा उठाकर इनकी, वही एक कहावत है पुरानी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये कहावत बिल्कुल इन पर ठीक बैठती है। ये जितने भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो या जो भी इनके गठबंधन के जो भी अन्य सहयोगी दल हैं, कि सारे पाप इन्होंने किए हैं। और देश का युवा समझ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां उन बच्चों को जिन्होंने, मैं कहूँगा कि चाहे जिन कारणों से भी, जो भी उनको बताया गया होगा, भरमाया गया होगा, उनको कोई भी कानूनी पचड़े में डालने से अच्छा, उनको कोई सज़ा देने से अच्छा, उन सभी बच्चों को उन्होंने आत्मसात किया है, गले लगाया है, माफ़ किया है। और उन्होंने कहा कि कभी जीभ और कभी दांत आपस में गलती से जीभ कट भी जाती है, लेकिन दांत नहीं निकाले जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चे हैं, सरकार भी बच्चों की है, बच्चे भी सरकार की। तो वहीं उत्तराखंड में आवश्यक सेवाओं पर एस्मा लागू किए जाने को लेकर सियासत गर्मा चुकी है और इन सब के बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि एस्मा का चुनाव से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि विकास कार्य और जनसेवाएं किसी भी स्थिति में बाधित ना हो। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सरकार चाहती है कि विकास कार्य लगातार चलते रहें, बिना किसी रुकावट चलते रहें, आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों या संगठनों की जो भी समस्याएं या जो भी मांगे हैं, उन्हें ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा जाए। नहीं, एस्मा चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं होता। एस्मा विकास कार्य रुके नहीं, उसके कारण से बाधित ना हो। जो उनकी समस्याएं हैं वो ज्ञापन के माध्यम से वो दें, उस पर सरकार चर्चा करे। संगठनों के साथ सरकार चर्चा करती है, लेकिन हर चीज़ को लेकर के हड़ताल करना और उसके कारण से कार्य बाधित होना, मुझे लगता है ये सोच करके सरकार ने लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में समय से पहले ही विधानसभा चुनाव करवाने के अटकलों के बीच कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों का दावा किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का ये कहना है कि चुनाव कभी भी हो, कांग्रेस उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने चुनाव व प्रबंधन समितियों का गठन कर सभी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय कर दिया है। साथ ही साथ बीजेपी पर जनता का शोषण और हार के डर से घबराने का आरोप लगाया।
देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और इसका बिगुल फूंकने का कार्य जो है माननीय राहुल गांधी जी की का जो छात्रों के गूंज जो कार्यक्रम था उससे उन्होंने करने का कार्य कर दिया है। हम तैयार हैं। सरकार जो है पहले चुनाव करा ले, बाद में चुनाव करा ले। मुझे लगता है कि जो पिछले 9.5 सालों से जनता का शोषण उन्होंने किया है, उस शोषण की भरपाई वो नहीं कर पाएंगे। तो उस शोषण का अंत सिर्फ यही है कि सरकार को सत्ता से नीचे आना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पार्टी देखिए, हमारे पास इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी से लेकर के इलेक्शन कैंपेन कमेटी 1 साल पहले ही आ चुकी। प्रधानमंत्री व्हीकल योजना के तहत उत्तराखंड के 2 प्रमुख शहरों देहरादून और हरिद्वार को जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात मिलने वाली है। दरअसल देहरादून आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत देहरादून शहर को 100 और हरिद्वार शहर को 37 नई इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। परिवहन विभाग की ओर से इन बसों के संचालन के लिए रूटों को रैशनलाइज कर विस्तृत सर्वे और बस स्टैंड्स के निर्धारण के साथ रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आपको बताएं कि मौजूदा सिटी बसों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाकर पूरे शहर को कवर करने वाले रूट्स तय कर दिए गए हैं और इसकी जल्द जानकारी तमाम आम जनमानस तक भी पहुंचाई जाएगी। ये प्राइम मिनिस्टर ई व्हीकल योजना है जिसमें देहरादून शहर को 100 इलेक्ट्रिक बसेस मिलनी है और हरिद्वार शहर को 37 इलेक्ट्रिक बसेस मिलनी है। इसमें हमारे द्वारा जो रूट पूरा रैशनलाइज करके सर्वे करके उसमें रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें बस स्टैंड्स का भी निर्धारण किया गया है और जो एग्जिस्टिंग सिटी बसेस होंगी उनके साथ मिला के किस तरीके से पूरे शहर को हम कवर कर सकें, पूरा रूट सब तैयार हो चुका है। जो कुछ रूट्स उसमें अभी बचे हैं उनको शासन द्वारा अभी फॉर्मुलेट करवा के फिर आगे ये सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है फिर इनको चलाने की कार्रवाई की जाएगी। इधर चंपावत में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 100 दिन के विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए समय पर जांच, उसका इलाज और जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उनकी ओर से कहा गया है कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। साथ ही लोगों से टीबी के लक्षण दिखने पर तुरंत जाँच करवाने और इलाज शुरू कराने की भी अपील की गई है। इधर उत्तराखंड में मानसून का कहर लगातार दिखाई दे रहा है, जहां विकासनगर के जौनसार बाबर की लाइफलाइन माने जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर भारी बारिश के चलते एक बार फिर से लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बताएं कि जजरेट डेंजर जोन के पास पहाड़ से लगातार पत्थर और मलबा गिरने से सड़क कई घंटों तक बंद रही, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इधर लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ लगातार मलबा हटाने में जुटी रही, लेकिन बारिश और पहाड़ से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण मार्ग बार बार बाधित होता रहा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें या बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और पहाड़ी मार्गों पर पूरी तरीके से सतर्कता बरतें। मानसून के इस दौर में जजरेट डेंजर जोन एक बार फिर से हादसों की आशंका का बड़ा कारण बना हुआ है। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां मानसून में मसूरी जाने वाले पर्यटकों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल भूस्खलन, सड़क धंसने और लंबे जाम की समस्या से निपटने के लिए देहरादून जिला प्रशासन मसूरी के वैकल्पिक मार्ग की तैयारी में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी आशीष चौहान के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर इस योजना पर काम जारी है, ताकि आपदा या सड़क बंद होने की स्थिति में भी यातायात सुचारू बना रहे और पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उत्तराखंड में विकास के दावों के बीच न्यूज़ इंडिया की पड़ताल एक अलग तस्वीर सामने लेकर आई है। दरअसल नैनीताल विधानसभा के गौरिया देव गांव में पिछले 12 सालों से जर्जर पड़ी सड़क
लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है, उसका कारण बनी हुई है। हर बारिश में गांव का संपर्क पूरी तरीके से टूट जाता है। किसान फसल बाजार तक नहीं पहुंचा पाते और पर्यटन भी बुरी तरीके से प्रभावित होता है। इसी क्रम में ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जनप्रतिनिधियों के वादे अब तक कागजों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आखिर कब तक इस गांव को स्थायी सड़क मिलेगी, अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लास्ट में रोड ब्लॉक, तब कोई वाहन नहीं मिलता है। पिछली बार बसों के छतों में, पिकअपों में सारा आजकल का सर जो भी सामान है, सब्जियां, कच्चा वेजिटेबल हुआ तो नहीं ले, मंडी तक पहुंच ही नहीं पाता है। एक गदेरा भी आपके यहाँ। हाँ, कई बार हम पिछली बरसात में 4 भाइयों से ले गए, कई लोग बीमार हो गए, एक बच्ची रामनगर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गई। तो ऐसी हमने ये 10 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बरसात के 4 महीनों में बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर। सर हमने हर बार यहाँ 23 अगस्त को हमारे शहीद दीवान सिंह इंटर कॉलेज डॉन में एक 23 अगस्त को लगता है, तो वहाँ हमारी सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। ये जो भंडारपानी, रामनगर भंडारपानी बिदालघाट मोटर मार्ग है, जो ये बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। इसमें मतलब जाने लायक बिल्कुल नहीं रह गया लोगों को। बरसात के टाइम में तो ऐसा हो जा रहा है बिल्कुल कि गाड़ियां रुकी रहती हैं, कभी इधर कभी उधर। नाले इतने आ जा रहे हैं कि रात भर भी लोग इधर उधर बैठे रहते हैं दुकानों में अगल बगल। इसके लिए हमने विधायक जी से भी कई बार बोल दिया है, उनको लेटर भी दिए हैं, सांसद जी को भी दे दिए हैं, मगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। 3-4 साल से लगातार कहते आ रहे हैं। इसको बना तो सर हो गए कम से कम 10 साल से पहले हो गई थी, बन गई थी, प्रधानमंत्री में थी ना पहले। अभी PWD में तो आ गई 3 साल पहले, मगर अभी तक इसमें काम कुछ भी नहीं हो रहा है उसके बाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 के दौरान कांगड़ा घाट पर SDRF उत्तराखंड की सतर्कता और तुरंत कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल गंगा में स्नान के दौरान तेज बहाव और गहरे पानी में फंसे 7 श्रद्धालुओं को SDRF की टीम ने अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सकुशल बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इधर रेस्क्यू किए गए श्रद्धालु यूपी, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो कांवड़ मेले में कांगड़ा घाट पर SDRF की टीमें जो है वो लगातार तत्परता के साथ टीमें जो है वो जुटी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर शहर शहर से अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई बार इस तरह के हादसे जिनको तुरंत मौके पर रोक लिया जाता है। अब जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर डूब रहे 7 श्रद्धालुओं को SDRF की टीम ने मौके पर ही बचा लिया। ये सतर्कता और ये एक्टिवनेस जिसकी सराहना करनी होगी। हालांकि SDRF की टीमें लगातार लोगों से भी अपील कर रही हैं कि जहां पर खतरा है वहां से आप बचिए। गंगा में डूब रहे 7 श्रद्धालुओं का सकुशल रेस्क्यू SDRF की टीम की ओर से कर लिया गया। भारी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी है। स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में कुछ लोग आ गए। हालांकि पहली दफ़ा नहीं है, कोई पहली तस्वीर नहीं है। इस समय समय पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर अचानक चीड़ का पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। मौके से गुजर रहे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने तुरंत अधिकारियों को सूचना देकर पेड़ हटाने और यातायात बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने फंसे हुए यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और सुरक्षा के लिए पेड़ के नीचे से वाहन निकालने वालों को भी रोका। हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। देख पा रहे हैं कि ये बल्दिया खान के पास जो हमारा रूट है, इस पे एक बड़ा पेड़ गिर गया थोड़ी देर पहले, और इसमें DCR को और आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। और इसमें अच्छी बात यह है कि 15-16 मिनट में यहाँ पे जो हमारी टीम है आपदा की वो पहुँच गई थी। और जो आप पीछे देख रहे हैं कि जो कटर्स हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले 15-20 मिनट में ये रास्ता खुल जाना चाहिए। और पब्लिक जो दोनों तरफ फंसी हुई, आपसे अनुरोध है कि आप इसमें संयम बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, उधम सिंह नगर के खटीमा जिले में डंपिंग जोन को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है, जहां शनि मंदिर और शहीद स्मारक के नीचे कूड़ा डंप किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, यानी समय दिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि इससे धार्मिक आस्था, शहीदों के सम्मान और जन स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन ने नगर पालिका को कूड़े का समाधान केवल निर्धारित ट्रेंचिंग ग्राउंड में करवाने के निर्देश देने की बात कही है।
तो ये तस्वीरें जो कि लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इधर देहरादून के विकास नगर क्षेत्र के बादामा वाला गांव में एक पागल कुत्ते ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल पागल कुत्ते के लगातार हमलों से पूरे गांव में दहशत का और डर का माहौल है। अब तक ये खूंखार कुत्ता एक मासूम बच्चे, 2 युवकों और 4 मवेशियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर चुका है। हालात ऐसे हो चले हैं कि ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरा देने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि परिजनों ने बच्चों को सुरक्षा के लिहाज से घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दे दी है। बताया ये जा रहा है कि हमला करने के बाद कुत्ता पास के जंगल में छिप जाता है, जिससे उसे पकड़ना एक चुनौती बन चुका है, एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से तुरंत विशेष टीम भेजकर कुत्ते को पकड़ने और गाँव को इस आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। देखिए भाई जी, ये एक कुत्ता यहाँ हमारे ग्राम बेलावाला में पागल हो चुका है, जिसने अभी तक कम से कम 4 से 5 बच्चों को काट दिया है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे मवेशी हैं जो बाहर रहते हैं, उनको भी उन्होंने काट दिया है। इस समय जो हमारी गांव में एक दहशत का माहौल बना हुआ है, हम लोगों ने एक टीम भी बनाई है कि हम कुत्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम इसमें नाकाम हो रहे हैं। हम यही अपील करेंगे शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द कुत्ते को पकड़ा जाए, क्योंकि इस समय क्षेत्र में एक दहशत का माहौल फैला हुआ है। बच्चों को बाहर भी नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि एक डर है कहीं ना कहीं। और जैसे उसने भी 3 से 4 बच्चों को काट के अपना शिकार बना चुका है वो, तो हम शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के ये अपील करेंगे, कृपया करके जल्द से जल्द कुत्ते को पकड़ें, ताकि जो गांव में दहशत का माहौल है वो ख़त्म हो सके। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में दरअसल रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में डर का माहौल बन गया है। झनकट पुलिस चौकी के पीछे करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ की सूचना मिलते ही वन विभाग और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया पूरी की गई है, जबकि वन विभाग ने लोगों से सतर्क और अलर्ट रहने की अपील की है। सावन के पहले सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिवमय नजर आ रही है। सुबह से ही कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ और भगवान शिव के दर्शन श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के इलाकों तक हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष गूंज रहे हैं। हरिद्वार के मठ मंदिरों को आकर्षक रोशनी के साथ सजाया गया है और चारों ओर भक्ति का माहौल बना हुआ है। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए, उनकी संख्या को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। सावन का पहला सोमवार है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मेरी मौजूदगी है और आपको साफ तौर से पता है कि जिस प्रकार से मंदिर की जो अहमियत मानी जाती है वो भोलेनाथ के ससुराल है। और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि जो भक्तों का जनसैलाब है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उमड़ चुका है। यानी कि भोलेनाथ के ससुराल में आप लोग पहुंच रहे हैं और बहुत लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि इधर से लोग आकर के दूसरी दिशा से मंदिर में जा रहे हैं। लोग काफी बड़ी मशक्कत के बाद जो है भोलेनाथ पे जल चढ़ा रहे हैं। तो यानी कि ये माना जाता है कि सावन में जो पहला सोमवार है, जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें आप कई दिनों के जल चढ़ाने के बराबर होता है। सावन के पहले सोमवार में 1 लोटा जल चढ़ाने से कहीं नहीं, ये माना जाता है, भक्तों का ये कहना होता है साफ तौर से कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा, आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लोग कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से आए थे हरिद्वार से। कब से लाइन में लगे हुए हैं? हो गए 15 मिनट हो गए। आप कितनी देर मानते हैं, क्या आस्था लेकर के आज पहुंचे हैं? भोले बाबा पे तो आस्था ही है, बस सबकी लाइन में हर हर महादेव। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये से आए राजा गार्डन से। कैसा लगता है सावन का पहला सोमवार है, किस प्रकार से आज अच्छा लगता है, भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से जल चढ़ाएंगे आप?
दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, बेल पत्ते चढ़ाएंगे, सब कुछ चढ़ाएंगे। आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि लोग किस प्रकार से आ रहे हैं। इनसे जानने के प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? नीचे वाला पूर लोकल से। कितनी देर लगी, क्या आस्था रखते हैं, किस प्रकार से आज भोलेनाथ भगवान को प्रसन्न शंकर में करेंगे? तो पूरे संसार की आस्था है और ये आस्था बरकरार रहेगी। किस प्रकार से आज भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे? भोलेनाथ में तो सबकी आस्था है। प्रसन्न आप यहाँ पहुंचे, क्या मान्यता है? क्या चढ़ाएंगे, क्या गंगा जल में फूल। साफ तौर से समझ सकते हैं कि लोग हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो आस्था है वो भोलेनाथ में साफ तौर से जुड़ी हुई है। और सावन का पहला सोमवार है, भीड़ उमड़ चुकी है। अपनी अपनी बारी का लोग जल चढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भांग धतूरा फूल इत्यादि से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबकी एक ही जो बात है कि जल चढ़ाने से कहीं ना कहीं जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रवेश राय, न्यूज इंडिया। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आपकी आवाज है हम, ताकि आपके पसीने की कीमत